नमस्कार बच्चों, मैं अजीत कुमार आप सभी का एचपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको सॉइल मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया है। आज से हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जिसको कहते हैं जो है मृदा के गुण। मृदा के गुण इसमें क्या है, पहले आप मृदा के बारे में समझ लीजिए क्या चीजें होती हैं। मृदा हमारे किस तरीके से, जैसे हमने मान लिया कि जब भी आप मृदा के बारे में जानते हैं तो आप मृदा को जब उठाकर लाते हैं तो उसमें क्या क्या स्थिति होती है, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, उसके बारे में पहले हम जान लेंगे। उसके बाद जो है फिर इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। पहले देखिए, जैसे मान लेते हैं हम कोई भी मृदा लेके आते हैं और वो छोटे छोटे इस तरीके से हमने क्या कर दिया, मृदा को लेकर आए हैं और वो उसका चूर्ण है, मृदा का चूर्ण जो है हमने क्या कर दिया, कहीं से मिट्टी को थोड़ी सी खोद लिया और मिट्टी का चूर्ण जो है वो लेकर आएंगे। जब आप मिट्टी के चूर्ण लेकर आएंगे तो आप उसमें देखेंगे उसमें तीन चीजें होंगी। कौन कौन सी होंगी? इसमें कुछ जल भी होगा, कुछ वायु भी होगा और मृदा होगा। तो ये तीन चीजें जो होती हैं वो मृदा में पाई जाती हैं, जल, वायु और मृदा। अगर हम इसका फेज डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए फेज डायग्राम कैसे बनता है। फेज डायग्राम जो होता है, पहले तो मृदा, ये सारी चीजें काल्पनिक होती हैं, आप समझ लीजिए। मृदा में वायु, जल और मृदा, इसमें वायु और जल हमें दिखाई नहीं देता है। हम केवल ये समझते हैं कि केवल मृदा है, जबकि मृदा नहीं है। वास्तव में उसमें वायु भी है और जल भी है, दोनों चीजें जो हैं वो पहले से है। इसको अगर आप काल्पनिक अगर हम इमेज बनाएं तो देखिए क्या होता है। अगर हम बात करते हैं फेज ऑफ द सॉइल, फेज डायग्राम ऑफ द सॉइल, देखिए फेज डायग्राम ऑफ सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल में कितने प्रकार की होती हैं। जो अगर फेज डायग्राम बनाते हैं उसको हम स्पष्ट करते हैं कि कितना जल है, मृदा में कितना जल है, कितना वायु है और कितनी चीजें जो है, कितनी मृदा है। तो अगर हम उसको अलग अलग करके देखें, वास्तव में तो ऐसा होता नहीं है, वास्तव में उसका इमेज नहीं बन पाता है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है काल्पनिक रूप से हम इमेज बनाते हैं। तो वो फेज डायग्राम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार से। मुख्य रूप से जो है आपका फेज डायग्राम को दो प्रकार का होता है। तो आप लिख सकते हैं, पहला जो होता है आपका टू फेज डायग्राम, टू फेज डायग्राम। तो टू फेज डायग्राम देखिए, इसमें टू फेज डायग्राम में पहला आपका होता है ड्राई सॉइल के लिए, ड्राई सॉइल जिसको हम कहते हैं सूखी मृदा, सूखी मृदा। तो सूखी मृदा की बात करते हैं हम ड्राई सॉइल की। तो देखिए हम किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। हमने ये मिट्टी ले लिया है, मिट्टी में अब ये मिट्टी सूखी है, इसको हमने क्या कर दिया है, 110 सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया। जब 110 सेंटीग्रेड तक गर्म कर देंगे तो उसमें जो भी जल होगा वो क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। और जब जल वाष्पीकृत हो जाएगा, अब बचा क्या है, मृदा और वायु, दो ही चीजें बची हुई है। अगर हम फेज डायग्राम बनाएंगे तो देखिए किस तरीके से बनेगा आपका। मान लेते हैं ये आपका जो है पूरी तरीके से मृदा है और इस मृदा में यहां तक क्या है, वो मृदा है। इसको हम बना देते हैं मृदा, कहते हैं, क्या कहेंगे, मृदा या सॉइल। तो ये आपकी सॉइल होगी और यहां पर क्या है, आपका एयर है, ठीक है, ये आपका एयर है। यहां पर इस मृदा को जब हमने गर्म कर दिया था तो उसमें जल बाहर निकल गया था और बचा क्या था, मृदा और वायु बची थी। तो उसका फेज डायग्राम अगर बनाने के लिए कहा जाए तो ये क्या बनेगा, इस तरीके से उसका फेज डायग्राम। नीचे मृदा होगी और उसके जो रंध्र होंगे, जो छोटे छोटे छिद्र होंगे, उसमें क्या भरी होगी, हवा भरी होगी। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। वास्तव में ऐसा डायग्राम नहीं होता, लेकिन हम काल्पनिक रूप से मान लेते हैं कि इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो ये पहला सूखी मृदा के लिए हो गया। दूसरा हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉइल, जिसको हम कहते हैं हिंदी में संतृप्त मृदा, संतृप्त मृदा। तो ये देखिए किस तरीके से होता है। सैचुरेटेड सॉइल क्या होती है, यदि इसी मृदा को हम क्या करें, पानी में डाल दें। जब आप क्या करेंगे, सूखी मृदा को जब पानी में डाल देंगे तो उसका जो छिद्र होगा उसमें क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा। और जब पानी भर जाएगा तो उसका डायग्राम देखिए कैसे बनेगा।
ये आपका क्या हो जाएगा, ये सॉइल हो जाएगी, मृदा हो जाएगी। और जब जो उसमें रंध्र था उसमें क्या भर गया है, पानी भर गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है, अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉइल संतृप्त मृदा का फेज डायग्राम कैसे बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। और आपका ड्राई सॉइल का जो है किस तरीके से फेज डायग्राम बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो दोनों डायग्राम हमने बना दिया। तो इस तरीके से आपका टू फेज डायग्राम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है ड्राई सॉइल का, दूसरा होता है सैचुरेटेड सॉइल का। तो ये दो तरीके से आपका क्या होता है, फेज डायग्राम होता है, ठीक है। और तीसरा डायग्राम की बात करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरा हम बताते हैं। तो हमने आपको जो है टू फेज डायग्राम बता दिया किस तरीके से। अब थ्री फेज डायग्राम देखेंगे। थ्री फेज डायग्राम क्या होता है, थ्री फेज डायग्राम। थ्री फेज डायग्राम में देखिए जो है, इसमें आपका होता है पार्शियल सैचुरेटेड, जिसको हम कहते हैं पार्शियली सैचुरेटेड, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होती है, जिसको हम कहते हैं, अगर हिंदी में कहा जाए, ये केवल एक प्रकार का होता है पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल। अगर इसको आप हिंदी में देखेंगे, इसको कहते हैं आंशिक संतृप्त मृदा। आंशिक संतृप्त मृदा जो होती है वो उसका फेज डायग्राम कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। तो आइए यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। हमने क्या कर दिया, जो है हमने सॉइल लिया है, और उस सॉइल में क्या क्या मिलेगा हमें, हम क्या करते हैं, अगर आप कहीं से भी बाहर से अगर सूखी मृदा उठा लेके आएंगे, उठाकर लेकर आते हैं, तो आप उसमें देखते हैं कि हमने बताया आपको जैसा कि जल, वायु और जो है मृदा प्राप्त होती है। तो उसमें इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। इसमें कुछ भाग जो है मृदा होगा, और मृदा के कुछ भाग में क्या होगा, आपका जल होगा, और कुछ भाग में क्या होगा, वायु हो जाएगी, वॉल्यूम। इसको जो है अलग तरीके से दिखाएंगे। एक ही जो है इस तरीके से हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि ये क्या है, जल है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, आपका वायु है। तो इसको हम देखते हैं, ये आपका एयर हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये आपका वाटर हो गया, और ये क्या हो गया आपका सॉइल, ये आपका सॉइल मृदा होगी। तो तीनों तरीके से अगर फेज डायग्राम देखा जाए तो थ्री फेज डायग्राम किस तरीके से होता है। तो थ्री फेज डायग्राम आप इस तरीके से बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, मृदा जो है मृदा और क्या कहते हैं जल और वायु को अलग अलग दिखाएंगे, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए इसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप देखते हैं ध्यान से देखिए, तो ये जो है पूरा फेज थ्री फेज डायग्राम है, ये पूरा मृदा था। हमने क्या किया था, मृदा ले लिया था, हमने आपको बताया था कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, सूखी मृदा के चूर्ण जो है उठाकर लेकर आते हैं। तो अगर आप देखते हैं इस मृदा को हम उठाकर लेके आते हैं, तो इसमें क्या क्या प्राप्त होगा। इसमें हमने कहा था कि ये पूरा क्या होगा, मृदा का आयतन होगा। तो ये टोटल आयतन को हम क्या लिखते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने मान लिया कि ये जो मृदा होगा उसका आयतन क्या होगा, V होगा। और उस मृदा के आयतन में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें कितना मृदा है, इसमें जो है केवल सॉइल की जो मात्रा है, केवल सॉलिड सॉइल की मात्रा जो है, आप कह सकते हैं ठोस मृदा की जो मात्रा है केवल इतना ही है। बाकी इसमें क्या है, इसमें आपका जल भी है और वायु भी है। तो जल का आयतन कितना होगा, जल का आयतन को हम मान लेते हैं VW से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, VW से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो वायु है, वायु के आयतन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको लिखेंगे VA। इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं कि जो पूरी मृदा है, पूरी मृदा को जो है अलग अलग उसका आयतन होता है। उसमें मृदा का आयतन अलग होता है, जो है जल का आयतन अलग होता है, और वायु का आयतन अलग अलग होता है। तो ये तीनों अलग अलग है। अगर हम कहेंगे जल और वायु के दोनों का आयतन को हम क्या कहते हैं, ये किस भाग में होता है, जो मृदा में रिक्त स्थान होता है उसमें होता है। क्योंकि जो सॉइल तो अपना पूर्ण आयतन देती है, उसमें जो छिद्र होता है उसमें या तो जल होगा या तो वायु हो गया, तो दोनों होगा। तो जब दोनों होगा तो उस आयतन को, उस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, रक्त हमारे रंध्र का आयतन क्या कहते हैं, इसको हम VV से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक करके बारे में लिखाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं
ये नाम आप लिख लिए होंगे, नाम आपको याद हो गया होगा, इस नाम को हम मिटा देते हैं, इसमें कुछ लिखने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए क्या होगा आपका, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये टोटल मृदा का जो भार होगा वो कितना होगा, टोटल मृदा का भार जो होगा वो WS होगा। क्या होगा, WS होगा, वो क्या होगा, मृदा का भार होगा। और यहाँ पर देखिए जो आपका जल है उस जल का भार कितना होगा, W से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये जो है आपका जल का भार है। और इसके ऊपर जो है वो क्या है, वायु। तो वायु का जो है भार हम क्या करते हैं, WA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से जो भार होगा वो कितना होगा, अलग अलग किसी भी मृदा में ये आपका मृदा का भार हो जाएगा, ये जल का भार हो जाएगा और ये वायु का भार हो जाएगा। तो तीनों चीजें जो होती हैं वो मृदा में होती हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा, एक एक करके हमने जो है संतृप्त पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल के बारे में हमने बता दिया है आपको। तो पार्शियल सैचुरेटेड के बारे में अब इसको क्या कहेंगे आप, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सारी चीजें आपको मैं मिटा देता हूँ, फिर से इसको लिखवा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अब चलिए इसको आप समझ लीजिए, इसको क्या कहते हैं, वेयर आप करके लिख सकते हैं, जहां एक एक चीज के बारे में लिखवा लेता हूं कि उसमें जो चीजें मैंने दर्शाई है वो क्या है। तो आप यहां पे समझिए, जो VS है जिसको हम कहेंगे वैल्यू ऑफ द सॉइल, वैल्यू ऑफ द सॉइल, ये क्या होता है भैया, इसको हम कहेंगे ये क्या है, VS से हमने रिप्रेजेंट किया है। वैल्यू ऑफ द सॉइल को किससे रिप्रेजेंट किया है, VS से रिप्रेजेंट किया है। और वैल्यू ऑफ द वाटर को किससे रिप्रेजेंट किया है, वैल्यू ऑफ जो है वाटर को हमने VW से रिप्रेजेंट किया है। और क्या है, वैल्यू ऑफ एयर को हमने जो है रिप्रेजेंट किया है। देखिए यहाँ पर भाग जो है वो VA है, V को VA से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वायु का आयतन होता है उसको VA से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी हम बोलते जा रहे हैं, ये क्या है आपका जो है मृदा का आयतन है, और ये क्या है आपका, ये आपका जो है पानी का आयतन है, और ये जो है आपका वो जो है हवा का आयतन है। तो ये सारी चीजें हैं। अगला देखिए जो है वैल्यू ऑफ द वाइड्स, वैल्यू ऑफ वाइड्स, वाइड्स मतलब क्या होता है, रंध्र होता है। तो जो रंध्रों का आयतन है, अगर हम कहें मृदा में जो रंध्र था वो टोटल कितना था, जिसमें हवा भर रहा था और पानी भर रहा था, तो पूरा रंध्र का आयतन था, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, VB से रिप्रेजेंट करते हैं। और टोटल जो है टोटल वैल्यू ऑफ द सॉइल, अगर हम कहें यहाँ पर, इसको मिटा दीजिए, आप लोगों को समझ गया होंगे। आप यहाँ देखिए टोटल वैल्यू ऑफ सॉइल, ध्यान दीजिए, इसको ना हम सॉइल लिख के क्या लिखते हैं, सॉलिड सॉइल लिखते हैं, जिससे आपको समझ में आए, सॉलिड सॉइल। सॉलिड सॉइल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, VS से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो होगा वो क्या होगा, टोटल वैल्यू ऑफ द सॉइल को हम कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल। इसमें क्या होगा, इसमें आपका हवा, जल और मृदा तीनों आ जाएंगे। अब आगे देखिए आप जो है इसका वेट की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, तो वेट ऑफ द सॉइल, अगर हम कहें वेट ऑफ द सॉइल, वेट ऑफ द सॉलिड, ठीक है, सॉलिड सॉइल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे WS। तो वेट ऑफ सॉइल, सॉलिड सॉइल के बाद अब आपका आएगा वेट ऑफ द वाटर, तो ये आपका हो जाएगा वेट ऑफ द वाटर। तो यहाँ पर वेट ऑफ द वाटर की किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेट ऑफ द एयर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वेट ऑफ द एयर। तो यहाँ पर वेट ऑफ द एयर जो है वो WA से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से देखिए, ये सारी चीजें आप जो है वो नोट कर लीजिएगा, जिससे हमें आसानी से पता चल जाए कि जो मृदा में जो चीजें होती हैं, मृदा के आयतन में जो अलग अलग जिसकी मात्रा होती है उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। और आगे देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एयर जो है आपका वेट ऑफ द एयर है उसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। वेट ऑफ द एयर माने जो
जो वायु का भार है, अगर इसको कहा जाए जो वायु का भार है उसको हम क्या मान लेते हैं, वायु के भार को हम क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। वायु के भार को हम W A की वैल्यू को क्या मान लेंगे, 0 हो जाएगा। क्योंकि जो वायु का भार होता है वो क्या होता है, नगण्य होता है। जो वायु का भार होता है वो क्या होता है, नगण्य होता है। जिसमें वायु का भार आप नहीं मानेंगे, आप छोड़ देंगे ये सारी चीजें। अब देखिए ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसमें आप देखिए जो है मैंने आपको ये बताया कि जो वेट है, भार है, वायु का भार क्या मानेंगे आप, 0 मान लेंगे। उसके बाद आप देखिए क्या करेंगे, हम इसमें VB को क्या लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए तो V अगर टोटल वैल्यूम ऑफ द जो सॉइल है, टोटल वैल्यूम ऑफ द सॉइल अगर कहा जाए मृदा का कुल आयतन, मृदा का कुल आयतन, भाई इंग्लिश में मैंने लिखवा दिया है, इसको क्या कहेंगे, टोटल वैल्यूम ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पर जो मृदा का आयतन है उसको हमने B से रिप्रेजेंट कर दिया। इस मृदा के कुल आयतन में क्या क्या आएगा, आप ध्यान दीजिए, ये टोटल आयतन है तो ये भी आ जाएगा, VS भी आ जाएगा, VW भी आ जाएगा और VA आ जाएगा। तीनों चीजें जो है इसमें क्या हो जाएंगी, कुल मृदा का जब हम आयतन उठा के लेके आएंगे, जब बाहर से मृदा को उठा कर लेके आएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका वायु भी होगा, जल भी होगा और मृदा भी होगा। तो माने तीनों चीजें जो है वो मृदा में पाई जाएंगी। तो यहाँ पर जो है उसको हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे जो मृदा का कुल आयतन है वो VS है प्लस VW है प्लस क्या है, VA है। और यहाँ पर मैंने बताया कि जो रंध्र है, हम मान लेते हैं कि हमने क्या कर दिया, केवल सॉइल को अलग कर लेते हैं। जो रंध्र बचता है वो रंध्र में क्या कह रहेंगे, उसमें या तो जल रहेगा या तो वायु रहेगा। तो जल और वायु दोनों को अगर हम कहते हैं तो हमने आपको यहाँ पर बताया जो V की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, VA प्लस VW के बराबर होती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा VA प्लस VW। देखिए हमने क्या किया है, हमने केवल जो वायु का भार था उसको नगण्य माने हैं, वायु के आयतन को नगण्य नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि आयतन तो बहुत ज्यादा होगा, जबकि वायु का जो भार होगा वो कम होगा। तो भार कम होगा इसलिए हम उसको नगण्य मान लेंगे, उसको छोड़ मान लेंगे। क्योंकि जो WA की वैल्यू है, जो WA की वैल्यू है वो क्या है, लगभग क्या है, 0 से जो है छोटी है या 0 के बराबर है, 0 से छोटी या 0 के बराबर है, इससे हम क्या करेंगे, इसको नगण्य मान लेंगे। जबकि आयतन तो वायु का ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें मृदा में जो छिद्र ज्यादा होंगे। भाई अगर हम क्या करेंगे, छिद्र ज्यादा होगा तो उसका आयतन तो होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको नगण्य नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर जो रंध्र का आयतन है, रंध्र का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, रंध्र के आयतन को जो है VB के बराबर होगा, VA प्लस VW के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए यही वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुल आयतन आपका V बराबर हो जाएगा VS और VW प्लस VA के साथ में हम क्या लिखेंगे, VB लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका VB। तो ये आपका आ जाएगा टोटल आयतन क्या हो जाएगा, VS प्लस VB भी कह सकते हैं आप, ये सारी चीजें। उसी तरीके से अगर आप इसको यहाँ पर अगर हम देखें कि जो आपका रंध्र का वेट होता है, जो रंध्र का भार होगा उसमें क्या होगा, तो रंध्र का भार अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, रंध्र का भार, तो रंध्र का अगर भार की बात करते हैं तो भार में देखिए क्या होगा, WV से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको। हमने यहाँ पर आयतन को जो है रंध्र के आयतन को VB से रिप्रेजेंट किया, उसी तरीके से रंध्र के भार को क्या करेंगे, WV से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका WA होगा और क्या होगा, WS होगा। तो WA प्लस WS होगा। तो इसमें हमने क्या किया, हमने आपको बताया कि WA की वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। जब WA की वैल्यू को 0 मान लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे हमने ना W लिखना है, ना कि WS रहेगा, क्योंकि भी रंध्र में जो होगा वो क्या होगा, जल होगा और भार होगा, न कि मृदा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गलती कर दी थी, आपको ध्यान से यहाँ नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, WA को हमने 0 मान लिया तो यहाँ पर बचेगा W। तो जो रंध्रों का भार होगा वो क्या हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। स्मॉल W है ये। तो यहाँ पर जो है आप केवल मृदा के रंध्र में जो केवल जल का भार को हम नापेंगे, वायु जो होगा उस भार को हम नहीं लेंगे। लेकिन आयतन की बात आएगी तो आयतन में हम वायु के भी आयतन लेंगे, जल का भी आयतन लेंगे और पूरी मृदा का भी आयतन लेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका रंध्र के भार को प्रदर्शित करते हैं। तो टोटल जो भार होगा वो कितना होगा, अगर हम कहें मृदा का कुल भार क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मृदा का कुल भार बराबर W बराबर हो जाएगा आपका WS प्लस WW।
यहाँ पर आप क्या देख रहे थे, यहाँ पर हमने देखा कि मृदा का कुल भार W बराबर WS प्लस W आया है, जबकि आयतन क्या आया है, जबकि मृदा का कुल आयतन VS प्लस VW प्लस VA आया है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। हाँ तो अब देखिए जो है ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। अब आप जो है रिलेशन ऑफ द वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं कि जो भी मैंने आयतन बताए हैं, जितने प्रकार के भी आयतन बताए, 3 प्रकार का आयतन होता है। बहुत सिंपल सी बात है, आप साधारण तरीके से समझिए। एक तो जो है जो सॉइल होगा, ठीक है, सॉलिड सॉइल जो होगा, ठीक है, उसका आयतन हो जाएगा, रंध्र का आयतन हो जाएगा और वायु का आयतन हो जाएगा। तो ये 3 चीजें आयतन है। और इन्हीं आयतनों में हम क्या करेंगे, अब संबंध पढ़ेंगे। एक दूसरे को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड करके कई संबंध निकाले गए, उस संबंध को आपको पढ़िए। तो पहला जो संबंध है वो रंध्र का आयतन है। पहला जो अगर हम बात करते हैं, पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर रंध्रों, आयतनों में संबंध, आयतनों में संबंध, या आप कह सकते हैं बिटवीन ऑफ द रिलेशन ऑफ द वैल्यू, या तो आप कह सकते हैं रिलेशन ऑफ द वैल्यू, रिलेशन ऑफ द वैल्यू, ठीक है। रिलेशन ऑफ द वैल्यू में आप लिखिए, पहला आपका जो है, पहला कई प्रकार के होंगे तो अलग अलग तरीके होंगे। पहला आपका होगा वाइड रेशियो, जिसको हम कहते हैं वाइड रेशियो, जिसको हम कहेंगे रंध्र का आयतन, रंध्र का अनुपात या रिक्त अनुपात भी कह सकते हैं, या आप क्या कह सकते हैं, रिक्त अनुपात कहिए ज्यादा ठीक होगा, रिक्त अनुपात। तो रिक्त अनुपात क्या होता है, आप इसको समझ लीजिए। रिक्त अनुपात क्या होता है, वाइड रेशियो क्या होता है। तो इसमें जो है वाइड रेशियो का जो है उसको हम लिखते हैं VB/VS, माने जो टोटल रंध्रों का आयतन है, रंध्रों के आयतन में हम क्या करते हैं, जो अगर सॉलिड के आयतन से भाग देते हैं, सॉलिड मृदा के आयतन से, आप कह सकते हैं जो है ठोस मृदा, जो आपकी केवल मृदा है, उस मृदा से अगर हम भाग देते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका रिक्त अनुपात कह सकता है। जिसको इसको हम क्या करते हैं, वाइड रेशियो को ई से, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिखेंगे VB/VS। ये आपका क्या हो जाएगा, जो है वाइड रेशियो। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में लिख दीजिए, ज्यादा ठीक होगा। जैसे आप लिख सकते हैं रिक्त अनुपात बराबर होगा रंध्रों का आयतन, मृदा में है, किसी और चीज में ना समझ लेना, रंध्रों का आयतन, क्योंकि समझने में आप सब तेज हैं। रंध्रों का आयतन बटे क्या होगा, मृदा का आयतन, माने सूखी मृदा का आयतन, आप लिख सकते हैं सूखी मृदा का आयतन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर रंध्रों का आयतन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, VB से रिप्रेजेंट करेंगे, और सूखी मृदा के आयतन को VS से रिप्रेजेंट करेंगे, और रिक्त अनुपात को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है क्या हो जाएगा, आपका रिक्त अनुपात बराबर हो जाएगा आपका VB/VS। और इसका कोई भी जो है मात्रक नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये भी आयतन है और ये भी आयतन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे रिक्त अनुपात का आयतन नहीं होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने बताया रिक्त अनुपात जो होता है वो क्या होता है। अब यहाँ पे आप संबंध देखेंगे कि रिक्त अनुपात का मान कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर करें कि जो VB की वैल्यू हो, वो 0 हो जाए, क्या संभव है, ऐसा कभी संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि कोई भी आप मृदा लेंगे तो उसका कुछ न कुछ रंध्र होगा, कुछ न कुछ छिद्र होगा, उसमें कुछ न कुछ जो है उसमें खाली स्थान होंगे। जब दो कण जो पार्टिकल होते हैं, दो जो है हम कह सकते हैं, या जो आप सूखी मृदा लेके आते हैं, उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, बहुत सारे रंध्र होते हैं। तो उस रंध्र के कारण जो है VB की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। किसी भी मृदा के रंध्र की मात्रा कुछ न कुछ अवश्य होगी, उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। इसलिए हम VB ≠0, अर्थात अगर ये VB कभी 0 नहीं होगा तो E की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर देखिए जो E की वैल्यू होगी वो कभी भी 0 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कंडीशन, क्योंकि VB ≠0 है। अगर VB की
वैल्यू यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर जो है वीवी की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, इसीलिए क्या होगा, ई कभी भी 0 नहीं होगा। अब आप बात करते हैं जो वीवी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाए, क्या हो सकती है, वीएस के बराबर हो सकती है। क्या हम मृदा लेते हैं और मृदा को क्या करते हैं, मृदा जो है, मृदा जितनी मृदा है उतना रंध्र भी हो, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है कि जो जितना मृदा है उतना ही रंध्र हो उसमें, ठीक है, क्योंकि मृदा हम तब तक लेते रहेंगे जब तक जो है रंध्र बराबर न हो जाए, तो जितना मृदा है उतना रंध्र है। तो यहाँ पर जो वीवी की वैल्यू वीएस है वो क्या होगी, जब ये वीवी बराबर वीएस हो जाएगा तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ई बराबर 1 हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप मान सकते हैं कि हो सकता है। रंध्र जो है, जितना रंध्र है उतना ही जो है क्या हो जाएगा, सॉलिड का आयतन हो जाएगा। कहने का मतलब है रंध्रों का आयतन और सॉलिड का आयतन दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, वीवी बराबर वीएस हो जाएगा, उसमें ई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तीसरा कंडीशन क्या है, क्या वीवी की वैल्यू वीएस से बड़ी हो सकती है, ध्यान से समझिएगा, वीवी की वैल्यू क्या वीएस से बड़ी हो सकती है, अर्थात हम वीवी की वैल्यू ज्यादा हो वीएस से, तो 1 से ई का मान जो है वो 1 से अधिक आ जाए, तो ऐसा मैंने संभव नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि रंध्र का जो मृदा है वो कम हो और उसमें जो रंध्र है वो ज्यादा हो, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी मृदा लेंगे उसी में तो हम हेरेंगे ना कि रंध्र कितना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जितना मृदा लेंगे और उसमें जो रंध्र ढूंढेंगे वो हमेशा कम होगा, माने कहने का मतलब है ये कभी भी संभव नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, वीवी की वैल्यू जो है या तो बराबर होगी वीएस के या तो उससे छोटी होगी, इसलिए जो ई की वैल्यू है वो 1 से क्या होगी, हमेशा कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, तो 1 से कभी भी जो है क्या होगा, बड़ी नहीं होगी, ई की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी, 1 से छोटी हो सकती है, ई की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से छोटी होगी, किस कंडीशन पे, इस कंडीशन में। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ई की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी हो सकती है या 1 के बराबर हो सकती है। तो यहाँ पर ये बात हमें समझ में आई कि यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ई के बारे में, तो ई के बारे में हमें पता चलता है कि ई की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है और क्या होती है, और जो है 1 से छोटी होती है या 1 के बराबर होती है। तो ये 1 मिनट एक चीज हमने यहाँ पे क्या रहेगा, आपके ई की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होगी, तो ये सारी चीजें यहाँ पे ई की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। तो ये चीजें हम जो है रंध्रों के यहाँ रिक्त अनुपात में सारी चीजें जान लेंगे। अलग अलग कंडीशन में हमने देखा कि जो है रंध्रों को एक बार हमने क्या कर दिया, 0 दिखा दिया, जो भी रंध्र होंगे, मैंने मान लिया कि मृदा में रंध्र नहीं है, जब मृदा में रंध्र नहीं होंगे तो ई की वैल्यू क्या होगी, जो है मृदा में अगर रंध्र होगा कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा, लेकिन मैंने मान लिया कि नहीं होगी, जब नहीं होगी तो ई की वैल्यू 0 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ई की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ई की वैल्यू 1 कब होगी, जब वीवी की मान जितना रंध्र होगा उतना ही जो है मृदा का आयतन होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे तो ई की वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर वीवी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रंध्र का आयतन जो है मृदा के आयतन से अधिक हो जाए, तो ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि कभी संभव ही नहीं है कि जितनी मृदा है उससे ज्यादा रंध्र हो, तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, ये संभव नहीं है कि ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी हो जाए, ऐसा नहीं है। ई की वैल्यू जो है इसमें क्या हो सकता है कि जितना मृदा का आयतन है उसमें जो है मृदा का जो रंध्र है वो कम होगा, तो कम हो सकता है, तो यहाँ पर जब कम हो सकता है तो यहाँ पर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से छोटी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको इसमें तीनों कंडीशन लिख के बता दिया कि जो 0 की ई की वैल्यू है, रिक्त अनुपात होता है, वो 0 से क्या होता है, अधिक होता है और 1 के बराबर होता है या 1 से छोटे, किसी भी वैल्यू को। अब देखिए कोई कहता क्या है, कहता है भैया मैंने बालू लाया था और बालू के जो है रंध्रों का आयतन जो है, रिक्त अनुपात का आयतन कितना है, 2 है, तो क्या होगा, वो गलत होगा। अगर कहीं भी ऑप्शन में आपको दिखाई देता तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत 2 वाले को नहीं मारेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया जो ई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 और 1 के बीच में होगी, इससे अधिक नहीं होगी। देखिए यहाँ पे ना थोड़ी सी गलती ये होगी, जो चिन्ह था यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन वीवी अपॉन वीएस है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 1 से क्या होगी, कम होनी चाहिए, कम नहीं होगी। इसका मतलब है कि 1 से क्या होगी, 1 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, एक ई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1 से छोटी होगी ना कि बड़ी होगी। यहाँ पर देखिए जो है एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसको आप सुधार लीजिएगा। इसमें जो है मैंने क्या दिखा दिया, आपका ई की वैल्यू जो है वो 1 से क्या दिखा दी है, बड़ी नहीं, छोटी नहीं हो सकती, ये दिखा दिया। इसलिए आप क्या करेंगे, इसको बना लीजिएगा, इसको क्या कर दीजिएगा, इस तरफ से बनाइएगा कि ई की जो वैल्यू है वो 1 से
छोटी होगी, हमेशा बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर लीजिएगा। अब आप देखिए पोरोसिटी के बारे में बात कर लीजिए। पोरोसिटी जिसको कहते हैं सरंध्रता, सरंध्रता, ठीक है, क्या कहते हैं? सरंध्रता कहते हैं। तो यहां पर आप समझिए सरंध्रता क्या होता है, इसमें आपका जो होता है सरंध्रता बराबर हो जाएगा आपका जो है मृदा के रिक्त आयतन, मृदा में रिक्त आयतन, रिक्त आयतन बटे क्या होगा भैया, यहां पर हो जाएगा मृदा का कुल आयतन, मृदा का कुल आयतन, ये आपका होगा। तो यहां पर देखिए इसको क्या लिखेंगे, मृदा को रिक्त आयतन को हम किससे लिखते हैं? Vv से लिखते हैं, ठीक है। और मृदा के कुल आयतन को किससे लिखेंगे? V से लिखेंगे। सांद्रता को किससे लिखेंगे? N से लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा N बराबर Vv/V, ठीक है। तो यहां पर N बराबर क्या हो जाएगा? Vv/V हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये कंडीशन क्या होगा, N बराबर Vv/V। तो इसमें हम देखते हैं कि N की वैल्यू कहां से लेके कहां तक होगी, ठीक। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि Vv की वैल्यू अभी हमने आपको बताया, यहाँ पे आप समझ लीजिए जो Vv की वैल्यू होगी, जो Vv की वैल्यू होगी वो कभी भी जीरो नहीं होगी, ये मैंने बताया था आपको इसके पहले वाले जो है स्टेप में। तो ये इसके पहले वाले स्टेप में मैंने आपको बताया था कि जो Vv की वैल्यू वो जीरो के बराबर नहीं होगी, तभी तो A की वैल्यू जीरो नहीं हो रही थी। उसी तरीके से यहाँ पर जो N की वैल्यू होगी, जब Vv की वैल्यू जीरो नहीं होगी इसका मतलब है N की वैल्यू भी जीरो नहीं होगी, ठीक है। यहां पर देखिए अब जो है V, यहां पर जो Vv की वैल्यू होगी वो कभी भी बराबर नहीं होगी किसके? V के। क्यों? क्योंकि भाई मृदा का आयतन जो है वो ज्यादा होगा, मृदा का जो आयतन है कुल आयतन होगा वो ज्यादा होगा, और जो रंध्र होंगे उसमें अरे वो कम होंगे, क्योंकि पूरे आयतनों में से तो उसको लिए हैं, इसीलिए क्या होगा यहाँ पर आप कह सकते हैं ये बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है N की वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होगी, जो है N की वैल्यू जो होगी वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो Vv है वो नॉट इक्वल टू V है, कहने का मतलब है जो रंध्र होगा वो मृदा के आयतन के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर और दूसरी चीज देखिए, Vv की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? सदैव छोटी होगी, किससे होगी? V से। जब सदैव छोटी होगी तो N की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? हमेशा 1 से क्या होगा? इसकी वैल्यू छोटी होगी। जब 1 से छोटी होगी तो यहाँ पर आपको ये तीनों चीजों देखने से क्या मिलता? हमें यहाँ पे ये मिला कि जो N की वैल्यू है, जो N की वैल्यू है वो तो क्या होगी? 0 से अधिक होगा, 0 से अधिक होगा। N की वैल्यू क्या होगी? 0 से अधिक होगी। और किससे कम होगी? 1 से कम होगी। तो ये कंडीशन जो है वो बनती है कि जो सांद्रता की वैल्यू है वो क्या होती है? 0 और 1 के बीच में होती है, जबकि रिक्त अनुपात की वैल्यू 1 हो सकती थी। मैंने इसके पहले आपको बताया था कि जो रिक्त अनुपात की वैल्यू है वो 1 हो सकती थी, जबकि इसमें क्या है? N की वैल्यू जो है 1 नहीं हो सकती, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको जो है सांद्रता के बारे में बता दिया और रिक्त अनुपात के बारे में बता दिया। तो आज के लिए जो है आप बस करिए, अगले जो है मैं क्या करता हूँ सांद्रता और रिक्त अनुपात के संबंध बताऊंगा आपको कि वो दोनों में क्या किस प्रकार के संबंध है और किस कैसे संबंध निकाला जाता है, ये भी सारी चीजें बताएंगे, ठीक। तो आज के लिए जो है इतना ही, ठीक। नमस्कार। आप हमारे वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए।